में कहा जा रहा था कि वो अपने हलके से जरूर जीतेंगे, यहां पर भी शहबाज शरीफ हार गए हैं। किस तरह से देख रहे हैं ओवरऑल सिचुएशन? में कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ पूरे पाकिस्तान में मजमूई तौर पे 4 कौमी असम्बली की नशिस्तों पे लड़ रहे थे और जिनमें से 3 में तो उनके हारने की इतला आ गई है गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक। अब लाहौर की एक नशिस्त रह गई है जिस पे उनका सख्त मुकाबला है और वो अभी रिटर्निंग ऑफिसर्स के जो रिजल्ट है वहां से आने हैं। मसलन अब आप मैं बताऊं, कुरैशी मुल्तान से जीते हैं तो उनकी नजर जो है पंजाब की वजारत आला पे भी थी, इसलिए वो सूबाई असम्बली की नशिस्त पे भी लड़ रहे थे। लेकिन सूबाई असम्बली की नशिस्त पे आजाद उम्मीदवार सलमान नईम से वो हार गए हैं गैर हतमी नताइज के मुताबिक। तो वो सीएम की दौड़, पंजाब के सीएम की दौड़ से शाह महमूद कुरैशी जो है वो फारिग हो गए हैं। ये उनके लिए ये अपसेट है। इसी तरह आप लाहौर में 14 नशिस्तों में से जिनको बाकायदा आप सरकारी नताइज कह सकते हैं वो 5 नशिस्तों पे आए हैं। 5 में से जो है वो 3 मुस्लिम लीग नून लाहौर से जीती है और 2 पीटीआई जीती है। हमजा शहबाज जो है शहबाज शरीफ के बेटे, वो अपनी नशिस्त जो है गैर हतमी नताइज के मुताबिक जीत चुके हैं, अगरचे उनको सरकारी नताइज भी कह सकते हैं क्योंकि रिटर्निंग अफसर ने लाहौर से जारी कर दिए हैं। शफकत महमूद एक नुमाया शख्सियत थी पीटीआई की जिनके बारे में कहा जाता कि कुछ वीक हैं, लेकिन वो भी अपनी जो सीट जीत गए हैं। शफकत महमूद ख्वाजा अहमद हसन से जो कि 2 टेनोर पहले जो है लाहौर के मेयर भी रह चुके थे। तो लाहौर में जो है वो पीटीआई अपनी तरफ से ये तवक्को कर रही है कि वो 5 से 6 सीटें 14 में से निकालेगी। तो बाकी अब आप देख लें कि बड़ी बड़ी शख्सियात हैं जिनके साथ अब सेट हुआ है। मतलब ख्वाजा आसिफ जो है वो उनके गैर सरकारी नताइज अभी बहुत पीछे हैं उस्मान डार से जो कि पीटीआई के हैं। सिर्फ हसन इकबाल जो है वो उनकी जो अभी तक के रिजल्ट हैं उसके मुताबिक वो पीटीआई से आगे जा रहे हैं। लेकिन ज्यादातर शख्सियात के साथ अपसेट हुआ है। फैसलाबाद जो है वहाँ पे क्लीन स्वीप किया करती थी मुस्लिम लीग। सईद आप हमारे साथ रहिएगा। दूसरी जानिब अनवार हाशमी भी हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, एक और गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा आपसे शेयर करेंगे। PK 47 जहां पर पीटीआई के शहराम खान ने 34,591 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। ANP के अमीर रहमान यहां पर उनके मध्य मुकाबिल थे जिन्होंने 20,506 वोट्स लिए हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं। PK 47 से आपको अपडेट करें जहां पर पीटीआई के शहराम खान ने 34,591 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। जी हाँ, PK 47 का ये रिजल्ट है। पीटीआई के शहराम खान तरकई हैं जो 34,591 वोट लेकर सबसे आगे हैं, कामयाब करार पाए हैं। ANP के अमीर रहमान 20,526 वोट हासिल कर सके हैं इनके मुकाबले में और इसी बारे में हम मजीद रिजल्ट भी आप तक पहुँचाएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी हमारे साथ मौजूद हैं अनवार हाशमी ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया हुआ है और हम गुफ्तगू कर रहे थे रफत सईद जो कराची के ब्यूरो चीफ हैं। रफत सईद ये बताएगा कि लाहौर में हमने देखा कि कुछ अपसेट्स नजर आए, लेकिन कराची में हमने एक ऐसी जमात भी देखी जो बहुत बड़े बड़े दावे कर रही थी, यानी कि पाक सर जमीन। मुस्तफ़ा कमाल कह रहे थे कि क्लीन स्वीप करेंगे लेकिन एक सीट ना ले सके। देखिए, आपने कहा अपसेट, तो पहला जुमला तो मैं यही कहूंगा कि कोई सेट ही नहीं हुआ तो अपसेट कहां से होगा। तो अभी तक कोई सेटिंग ही नहीं बनी। और जहां तक आपने बात की मुस्तफ़ा कमाल की, उनके दावे भी बड़े थे, वो बहुत दावा उनका था और वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि कराची से वो कम से कम 5 से 6 नशिस्तें वो जरूर हासिल कर लेंगे और वो अपनी प्रेसिडेंट थे। लेकिन उसके बावजूद जो हुआ है उनकी तरफ से जो रवैया भी सामने आया, जो एहतजाज सामने आया, उससे अंदाजा होता है कि या तो उनके साथ भी हाथ हुआ है या वो इस चीज को महसूस नहीं कर पाए कि नताइज किस तरह से आएंगे। नताइज बिल्कुल जिस अंदाज से आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल उसी अंदाज पे इसकी नताइज के अनाउंस किया जा रहा है जिस तरह से तय किया। तो ये बात शायद उनकी समझ में नहीं आई थी। MQM का वोटर कमिटेड था और जो कमिटेड वोटर था एक मरतबा उसने फिर जो नशिस्तों में आगे नजर आ रही है MQM पतंग जिसका निशान है, वो सिर्फ इस वजह से कि जो आखिरी कोशिश की थी MQM ने वो किसी हद तक उस डैमेज को कंट्रोल करने में कामयाब हुए थे और लोगों ने एक मरतबा फिर एतमाद का इजहार किया है। तो ये वजह वो थी। इसको जो PSP की आप बात कर रहे हैं, PSP के हवाले से उसमें लोग तो जरूर शामिल हो रहे थे लेकिन शायद लोगों ने अपना वोट उनके हक में इस्तेमाल नहीं किया। बिल्कुल रफत सईद, बहुत शुक्रिया। हमें कराची से तमाम तर तफसीलात बता रहे थे, ख़ास तौर पर कराची में जो पोलिंग हुई है जिसके नताइज आए हैं। ब्यूरो चीफ कराची हमें अपडेट कर रहे थे। ब्यूरो चीफ लाहौर भी हमारे साथ मौजूद थे अनवार हाशमी, आपका भी बहुत शुक्रिया।
गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। एक और नतीजा आपसे शेयर करेंगे। NA 169 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नूरुल हसन तनवीर 92,285 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। इनके मद्दे मुकाबिल थे मुस्लिम लीग जिया के उम्मीदवार एजाजुल हक 71,677 वोट हासिल कर सके हैं। इस तरीके से वो दूसरे नंबर पर हैं। जी हाँ, ये एक और रिजल्ट है, आपको हम बता रहे हैं। NA 169 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नूरुल हसन तनवीर 92,282 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। मद्दे मुकाबिल थे मुस्लिम लीग जिया के उम्मीदवार एजाजुल हक के, जो 71,677 वोट हासिल कर सके। जी नाज़रीन, आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की फतह नजर आई तो इमरान खान के सपोर्टर्स सड़कों पर आ गए हैं। हवाई फायरिंग, आतिशबाजी और भंगड़े करके खूब जश्न मनाया जा रहा है। बेशतर शहरों में PTI कारकुनान ने मिठाइयां भी तकसीम की। आम इंतखाबात 2018 तहरीक इंसाफ की वाज़ेह बरतरी, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आते ही जोशीले खिलाड़ी सड़कों पर आ गए। पार्टी का परचम लहराते, नारे लगाते PTI के सपोर्टर्स रैलियों की सूरत में बाहर आए। कहीं गाड़ियों के साथ तो कहीं पैदल मार्च करके इमरान खान की मुमकिना जीत का जश्न मनाया। कराची में MQM के गढ़ समझे जाने वाले लियाकत अली खान चौक पर कप्तान के खिलाड़ी जश्न मनाते रहे। दीगर इलाकों में भी PTI कारकुनान का जोशीला अंदाज सामने आया। पेशावर की सड़कें तो कप्तान के खिलाड़ियों से भरी नजर आईं। बेशतर शहरों में आतिशबाजी से आसमान मुख्तलिफ रंगों में नहा गया। तहरीक इंसाफ की मुमकिना जीत पर खिलाड़ियों ने मिठाइयां भी बांटी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पार्टी तरानों पर कारकुनों का रक्स और भंगड़ा भी जारी रहा। बॉलीवुड अदाकार आमिर खान पहले ही इमरान खान की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद थे। 2013 के इलेक्शन से कबल एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि इमरान खान जीतेंगे। पाकिस्तान आने की दावत पर आमिर खान का कहना था कि जब इमरान खान इलेक्शन जीतेंगे तब वो पाकिस्तान आने में खुशी महसूस करेंगे। मेरी तरफ से दुआएं हैं आपको कि आप कामयाब हों इसमें। मेरी दुआएं हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत आए में सामने हमारा आरओज का इशू भी आया, पोलिंग एजेंट्स का इशू भी आया, फॉर्म 45 थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बना। ये वो तमाम मसाइल हैं जिनको एक तरह से एड्रेस किया जाएगा। अच्छा, हमारी ट्रांसमिशन हम आपके साथ बने रहे तकरीबन 3 बजे तक हमारा जो पैनल था, और उस वक्त तक हम यही उम्मीद कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक भरपूर अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 4 बजे हुई सुबह, और उसमें हमने देखा कि बात ये की गई कि जी थोड़ा सा वहां पे रवैया मेरे ख्याल में लोगों को और थोड़े से क्वेश्चंस उठा रहा है, जिसको आज हम पैनल के साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कि देखिए जी, 4 बजे आप आए पहला सरकारी नतीजा लेके, और थोड़ा सा अनअपोलोजेटिक बिहेवियर था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जब उसने कहा कि जी सिर्फ 2 घंटे की ही तो ताखीर है, बिकॉज वो डेडलाइन 2 AM से गिन रहे थे। ये किस हद तक सही है, किस हद तक लोगों को मुतमईन कर पाई है, लेकिन बहरहाल एक सियासी शऊर का, सियासी मैच्योरिटी का तमाम पॉलिटिकल जमातों ने मेरे ख्याल में मुजाहरा किया। कल किसी तसादुम की सूरत हाल डेवलप नहीं हुई, और मेरे ख्याल में यहाँ पे सबसे बड़ा क्रेडिट पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को भी जाता है, क्योंकि जिस तरह हम बार बार कहते थे, इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले हमने बहुत बड़े वाकयात पाकिस्तान में देखे, 200 से ज़्यादा शहादतें देखी, 3 बड़े पॉलिटिकल लीडर्स की शहादतें इसमें हमने देखी, लेकिन इसके बावजूद भी कदरे पीसफुल रहा। सिर्फ एक वाकया हमने क्वेटा में देखा। ये वो
तमाम चीज़ें हैं जिस पे हम बात करेंगे, लेकिन साथ साथ मेरे ख्याल में एक बहुत ही अहम नुक्ता होगा इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज के हवाले से भी। यूरोपियन यूनियन के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसको एड्रेस करेंगे। जो अभी तक बीपर्स और आर्टिकल्स और ओपिनियंस हम देख रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया में, वो थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए परेशानी का बायस हो सकता है और नई आने वाली हुकूमत को सबसे पहले इस परसेप्शन को एड्रेस करना पड़ेगा। खास तौर पे यहाँ पे देखने में आया है जी कि इंडिया में इंडियन मीडिया काफ़ी इसको अग्रेसिवली परसू कर रहा है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने एक बहुत ही शायद रेडिकलाइज लीडर की तरफ वोटिंग की है और उसके लिए वो कहते हैं जी खास तौर पे इंडिया के लिए बड़ी परेशान कुन बात है। मसला सारा ये है कि जी इलेक्शन 2018 पाकिस्तान का इलेक्शन था, ये पाकिस्तान बमुकाबला भारत नहीं था। तो क्या वजह है कि भारत ने इतना अग्रेसिव स्टांस लिया है, इंटरनेशनल मीडिया ने इतना अग्रेसिव स्टांस लिया है? अभी जो हुकूमत आई नहीं उसके बारे में इतना प्रोपेगेंडा, इतनी डिसीजंस, इस पे बात करेंगे। लेकिन मैं आपको अपने पैनल से इंट्रोड्यूस करती हूँ। आज हमारे साथ कराची स्टूडियोज में हमारे इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ जनाब तारिक चौधरी साहब मौजूद हैं, इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, बुलेटिन से कंटिन्यू कर रहे हैं। और खास तौर पर अगर इलेक्शन 2018 की बात की जाए तो इमरान ने फील्ड में निकल के काफ़ी रिपोर्टिंग भी की है और देखा भी है सूरत हाल क्या है। सो वी आस्क हिम अबाउट दैट एंड डेफिनेटली इन कराची, लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हमारे कराची ब्यूरो चीफ जनाब रिफत सईदी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ होने का। अच्छा जी, हमारे साथ क्वेटा में हमारे ब्यूरो चीफ आफ्ताब अहमद साहब मौजूद हैं। इसके अलावा लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अनवार हाशमी साहब। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अगर इसी बात से शुरुआत की जाए, रिफत साहब कितना गैर मुतवक्का था, यानी बहुत बड़ा सरप्राइज था ये रिजल्ट इलेक्शन का? नहीं, मैं नहीं समझता ऐसा गैर मुतवक्का था। मुतवक्का तौर पे ये नज़र आ रहा शुरू हो गया था और हम इस पर मेरे ख्याल में 2-3 दिन से बात भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे गैर मुतवक्का चीज़ ये है कि जिस अंदाज से नताइज कराची जैसे शहर में, आप ये बताइए PS के रिजल्ट नहीं आ रहे, कौमी असम्बली के नहीं आ रहे। चले मान लिया कौमी असम्बली के हल्के बहुत बड़े हैं, सूबाई असम्बली का हल्का तो बहुत छोटा है। ये शुकूक व शुबहात को जन्म दे रहा है, खुद शुकूक पैदा कर रहे हैं। अगर समझें फेयर एंड फ्री इलेक्शन भी है और इसमें वोट लोगों ने यकीनन दिए होंगे। इमरान खान पॉपुलर थे, पॉपुलर वोट मैं उसे कहता हूं कि एक उसके तौर पर हर आदमी को पहला वोट है, पहली बार अपना वोट इस्तेमाल कर रहे थे। इमरान खान को डालना है, बल्ले को डालना है। नौजवानों में बहुत अवेयरनेस भी थी और बहुत उनको पसंद भी कर रहे थे। लेकिन वो सारी पसंदीदगी पर और वो सारी चीज़ों पर अब शुकूक व शुबहात के बादल मंडला रहे हैं और उस पर मोहर लगा दी इस पाकिस्तान की सियासी जमातों ने, जो मुश्तरका तौर से उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना शुरू किया। तो अभी तक भी कोई नतीजा, हर चीज में आपको मैं जरा सा थोड़ा टाइम लूंगा कि अगर हम शुरू करते हैं NA 236 से, तो वहां से लेके आखिर तक हर कैंडिडेट तहरीक इंसाफ का आगे है। भाई नतीजा भी बता दो ना, क्या इसमें कबाहत क्या है, रुकावट क्या है, ये कोई बता दे बस। लेकिन रिफत साहब ये जो आपने बात की कि मोहर लगा दी सियासी जमातों ने, ताई साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। सूबाई असेंबलीज में तो पंजाब में PMLN और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसी तरह आगे, क्या आपको लगता है मोहर लगाने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी है? नहीं, पहली बात तो यह है कि जो रिजल्ट हमारे सामने है, जो रिजल्ट कल रात 12 बजे हमारे सामने था, आज 1:30 बजे भी वही है, उससे आगे नहीं गया। बात यह है कि इस्लामाबाद में, पिंडी में, लाहौर में, कराची में, जहाँ दूर दराज इलाके नहीं हैं, जहाँ हर सहूलत मौजूद है, जहाँ वो कनेक्टिविटी का मसला नहीं है, वो जो कोई उसमें वो इंटरनेट जो है वो बहुत पावरफुल है, वहाँ रिजल्ट क्यों अभी तक नहीं आ रहा है? देखिए, सियासी जमात जो है या कोई फर्द जो इलेक्शन हार रहा होता है, उसका ये हक होता है कि वो किसी न किसी जो इशू उसको महसूस हो रहा है उसको उस पर वावेला करे। अब अगर यह मान लिया गया है, कल सुबह 2 बजे तक हम कह रहे थे कि पता नहीं कुछ हुआ है या नहीं हुआ। अब जब ये मान लिया गया है कि वो जो सिस्टम था वो बैठा हुआ है, मैं सुबह से ये बात बार बार उठा रहा हूँ कि वो सिस्टम बैठ गया, ठीक है, लेकिन फॉर्म 45 जो कागज़ है ना, एक उस कागज़ को फिल करके उसको मुतल्लिका पोलिंग एजेंट को देने में क्या हर्ज है? और वो मुतल्लिका पोलिंग एजेंट जो है वो लेके अपने अपने दफ्तरों में अपने अपने पार्टी के पास क्यों पहुंच नहीं पा रहे? इलेक्शन कमीशन जो है उसको मैनुअल जो है, अब तो 20 घंटे गुजर चुके हैं, अब तो मैनुअल भी हो जाना चाहिए था। अब क्यों ताखीर हो रही है? अभी भी 52%। आप चिड़िया का जिक्र करते हैं, कभी तोते का जिक्र करते हैं, अभी भी 52% रिजल्ट जो है ना। तारिक साहब ने जो बात की कि फॉर्म 45, कल से हम देख रहे हैं कि फॉर्म 45 और फॉर्म 46 की बात हो रही है कि ये दोनों फॉर्म्स जो वहां पर अभी अवेलेबल नहीं है। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा नाज़रीन को भी बता दें कि व्हाट एग्जैक्टली ये फॉर्म 45 और फॉर्म 46 हैं क्या। तो इसमें
सबसे पहले पोलिंग स्टेशन के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो गिनती का अमल उम्मीदवारों को पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में शुरू करते हैं और तकमील के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर हर पोलिंग एजेंट को गिने गए वोटों की तादाद फॉर्म 45 में लिखवाकर अपने दस्तखत और अंगूठे के निशान के साथ जारी करता है। फिर इस पर पोलिंग एजेंट के दस्तखत भी होना लाजमी और हर पोलिंग स्टेशन ये फॉर्म जो जमा करके मजमूई तौर पे इसको आगे भेजता है जिससे नतीजा मुरत्तब होता है। ये तो हो गया 45। तो आपने कहा इसका ऑल्टरनेटिव होना चाहिए था और वही वाली बात है पोलिंग एजेंट को शिकवा यही है कि उसे बाहर निकाल दिया गया। अच्छा, मैं आप लोगों के पास दोबारा आऊंगी, मैं थोड़ी देर के लिए अपने बाकी ब्यूरो चीफ्स को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहती हूँ। अनवार साहब, इस वक्त ग्राउंड पे क्या सेंटिमेंट है? कल तक ये बातें हो रही थी और जिस तरह कहा गया कि सबसे ज्यादा कांटे का मुकाबला पंजाब में हो रहा है, इस वक्त पंजाब में क्या सूरत हाल है? अगर हमने ये कहा था कि कांटे का मुकाबला हो रहा है तो यकीनन नतायज उस कांटेदार मुकाबलों के मुताबिक ही आ रहे हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज, आई एम सॉरी अनवार साहब, हमारे पास आ रही है। इमरान, वुड यू लाइक टू रीड दिस ब्रेकिंग न्यूज? मैं जरा लेके चलता हूं क्योंकि इस वक्त हमें ब्रेकिंग न्यूज एक किया यहां पर मिल रही है और जरा मुझे अपडेट कीजिए इस ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से। जी, NA-53 में इमरान खान ने शाहिद खाकान अब्बासी को शिकस्त दे दी। एक बड़ी खबर रावलपिंडी से, जहां NA-53 में आपको एक बार फिर अपडेट करें, शाहिद खाकान अब्बासी को शिकस्त दे दी है और यह शिकस्त दी है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने। 92,851 वोट लेकर इमरान खान कामयाब हुए NA-53 से, जहां नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वो 44,314 वोट्स हासिल कर सके। जी जनाब अली, ये एक ब्रेकिंग न्यूज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। कल से यही बात हो रही थी कि साबिक वजीर आजम थोड़े मुश्किल में नजर आ रहे हैं और अब इस मुश्किल पे भी जिस तरह रिफत साहब कहते हैं कि मोहर लग गई है, वो हार गए हैं इस सीट से। इमरान खान साहब यहाँ से फतहयाब हुए हैं। यही बात अनवार साहब आपके पास लाना चाहूंगी, एक और फतह PTI के लिए पंजाब में क्या सेंटिमेंट है? पंजाब में जो कि नून लीग की क़यादत है वो तो एक रात को आधी रात को अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसका इज़हार कर चुके हैं। उन्होंने नतायज को तस्लीम नहीं किया। इसके बावजूद वो कोशिश कर रहे हैं कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स उनको ऑफिशियल रिज़ल्ट देंगे, जिसका प्रोसेस बहुत स्लो है, उसके हमें भी वो रिज़ल्ट जो अब मिल रहे हैं उसके मुताबिक हमें ट्रेंड पे बात करनी चाहिए। मसलन लाहौर की 14 नशिस्तों में से अब तक 6 नशिस्तों पे कौमी असम्बली की सरकारी नतायज जो है वो उम्मीदवारों को दे दिए गए हैं, जिसमें से नून लीग ने 6 में से और PTI ने 2 नशिस्तें जीती हैं। शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज जो एक नुमाया शख्सियत है वो अपनी सीट क्लियर कर गए हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स के नतायज के मुताबिक। इसी तरह PTI के शफकत महमूद जिनको लोग जानते हैं वो अपनी सीट क्लियर कर गए हैं। अभी तक हमजा शहबाज और इमरान खान और साद रफीक की जो नशिस्त है उसमें जो है अभी तक नतीजा अनाउंस नहीं किया गया, इसलिए साद रफीक और जो साहब इसी पॉइंट को अगर आगे लेके चलें कि ट्रेंड अपनी जगह, लेकिन जो सरकारी नतायज हैं अगर उसमें PMLN आगे है, जिस तरह आपने सिर्फ लाहौर का एग्जाम्पल दिया, तो क्या आप समझते हैं कि इनका ये ऐलान कल थोड़ा सा कबलस वक्त था, इसकी टाइमिंग थोड़ी खराब हो गई? नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता। देखें, अगर तो मेरिट पे प्री पोल क्या होता रहा है, तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे, लेकिन अगर मेरिट पे प्रॉपर रिजल्ट अनाउंस किए जाएं तो वो कम से कम 6 से 7 घंटे में पूरे एक उम्मीदवार का अनाउंस नहीं हो सकता। अब आप देखें कि आप लिख भी रहे हैं सारा मीडिया के 20% रिजल्ट के मुताबिक पूरा ट्रेंड सेट कर दिया गया है, तो 80% रिजल्ट जब रहते थे पोलिंग स्टेशनों के, यानी गिनती पूरी नहीं हुई थी, तो वो गलत था, जिससे लोगों ने तवक्को वाबस्ता कर ली कि 2 घंटों के अंदर पूरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, वो फॉर्म ना दिए जाना वो एक अलग बहस है, लेकिन टाइम के हिसाब से मैं एग्री करता हूं कि अगर सही रिजल्ट देना है तो उसको 5 से 6 या 7 घंटे जो है वो चाहिए एक कौमी असम्बली की नशिस्त। ठीक है, अगर यही बात आफ्ताब साहब आपके पास आना चाहूँ, क्योंकि पूरे ही मुल्क से रिजल्ट आने के लिए का जो सिलसिला था वो थम सा गया था, पैरालाइज हो गया था, रुक गया था। हमें ज्यादा तशवीश या बल्कि ज्यादा मेरे ख्याल में मिस्ट्री जो हमारे लिए थी वो बलूचिस्तान था। वहां पे क्या कल सूरत हाल थी वो भी थोड़ा सा बताइएगा, और अब वहां पे ग्राउंड पे क्या सेंटिमेंट है? आफ्ताब साहब को मेरी आवाज आ रही है? सिदरा आफ्ताब साहब तो यहाँ कोई नहीं है, मुजीब अहमद के नाम से जाना जाता है मुझे, और मुसलसल गलत तारुफ करा रही हैं आप।
जिसके बाद जवाब देना बनता तो नहीं है मेरा, फिर भी मैं इखलाकन जवाब दे रहा हूँ। मुजीब साहब बहुत माफी चाहती हूँ, नहीं बहुत माफी चाहती हूँ, आपकी आवाज मुझ तक पहुँच नहीं रही है, बहुत डिस्टॉर्शन है, लेकिन नाम गलत लेने पे माफी चाहती हूँ। और आप इतना नाराज भी ना हुई है, हमें थोड़ा सा अपडेट कीजिए कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। सूरत हाल ऐसा है कि रिजल्ट आने में बेहद ताखीर हो रही है। कोयटा के रिजल्ट आने में इतना ज़्यादा ताखीर हो रही है कि लोगों में तशवीश की लहर पाई जाती है। अब तक जो ऑफिशियल अनऑफिशियल कह लें आप उसको, आरओ ऑफिस से जो हमें रिजल्ट मिले हैं उसके मुताबिक कोयटा की जो सूबाई असेंबली की नशिस्तें हैं 9, उनमें 3 पे बीएनपी कामयाब हुई है, जबकि 2 पे हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी है, 1 पे पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, 1 पे एएनपी है, 1 पे मुत्तहिदा मजलिस अमल है। जबकि जो कोयटा की 3 कौमी असेंबली की नशिस्तें हैं उनके नताइज नहीं आए। इसी तरह जो बलूचिस्तान के दीगर इलाके हैं वहाँ पे भी यही सूरत हाल है। यहाँ पे हमें ट्रेंड तो मिल रहे हैं कि बीएनपी, बाप और मुत्तहिदा मजलिस अमल आगे हैं, लेकिन यहाँ से रिजल्ट नहीं आ रहे और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है तहफ़्फ़ुज़ात, खदशात वगैरह बढ़ते जा रहे हैं। अख्तर मेंगल ने भी इसका इज़हार किया, दीगर जमातें भी कर रही हैं कि ये गलत तरीका है इतना डिले करना, जबकि वहाँ पे तमाम वसाइल मौजूद हैं, पोलिंग अफसरान भी पहुँच चुके हैं, उनके थैले भी पहुँच चुके हैं, फिर भी डिले हो रहा है। यही सूरत हाल डेरा बुगटी में है, जहाँ पे सरफराज बुगटी को शिकस्त होती नजर आ रही है। वो साबिक वजीर दाखिला थे, लेकिन वो नवाब अकबर बुगटी। आपकी कतई कलामी करी, मुझे ये बताइएगा कि जो तहफ़्फ़ुज़ात या जिस तरह रिजल्ट्स को मुस्तरद करने का एक अमल हम देख रहे हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से, ऐसा कुछ हमें बलूचिस्तान से पता चल रहा है? जानब से शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है। उनका ये कहना है कि बहुत ज्यादा वक्त गुजर गया और नताइज तब्दील किए जा रहे हैं। उनका ये मौक़िफ़ है कि मुझे साहब कतई कलामी की बहुत माफी चाहती हूँ, एक ब्रेकिंग न्यूज आई है जिसके लिए मुझे टॉस करना पड़ रहा है। सबा हमारे साथ मौजूद। सबा, ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से आपको यहाँ बताएंगे कि NA 132 से शहबाज शरीफ कामयाब हुए हैं और उन्होंने 95,835 वोट हासिल किए हैं, जबकि PTI के चौधरी मंशा सिंधु ने 49,093 वोट हासिल की हैं। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक गैर हतमी नताइज के मुताबिक NA 132 से शहबाज शरीफ कामयाब हुए हैं और उन्होंने 95,835 वोट हासिल किए हैं। PTI के चौधरी मंशा सिंधु ने 49,093 वोट हासिल किए हैं। जी बिल्कुल, दैट इज द रीजन। और अभी हम थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे, अगर मैं अपने पैनल की तरफ लेके जाऊं, तारिक साहब, शहबाज साहब खुद जीत चुके हैं रिजल्ट्स, लेकिन वो मुस्तरद बरात ही कर चुके हैं, अब क्या होगा? नहीं, ये वैसे मुझे नहीं समझ है कि सवाल का क्या मतलब है। वो अपनी सीट से जीत गए हैं, लेकिन अगर उनकी पार्टी हार रही है और उनके पास अगर वैलिड रीजन है तो उनका धांधली का जिक्र करना कोई ऐसी नामुनासिब बात नहीं है। अभी सिर्फ 5 साल पहले हमने धांधली का तज़किरा सुना, उस धांधली के बुनियाद पर अदालती कमीशन भी बने, उस धांधली की बुनियाद पर 126 रोज़ा धरना भी हुआ, उस धांधली की बुनियाद पर पाकिस्तान में बहुत लंबी तहरीक चलाई गई, जिसपे उन्होंने खुद लिखा है अपने गोशवारों में कि हमने धांधली हमने वो जो तहरीक थी उस पर 27 करोड़ रुपये पार्टी फंड से खर्च किया है। तो ये तो हक है सियासी जमात का, अगर वो तस्करा करे जिसके बारे में कहा जा रहा है। मेरा सवाल समझे नहीं, आपने कहा कि सवाल का क्या मकसद है, तो मैं दोबारा पूछ लेती हूँ आपसे। देखें, उनकी पूरी की पूरी मूवमेंट इस बात पे चली है कि वोट को इज्जत दो। अब ये जो 95,000 बंदे ने उनको वोट दिया है, क्या उसका इज्जत का मामला नहीं है? मैं अगेन कहूँगा कि मुझे सवाल समझ नहीं आया, इसलिए कि 95,000 वोट उन्होंने लिया है तो उनकी पार्टी के बाकी लोग भी तो हैं, वो समझते थे, वो समझते होंगे कि उनके पास ज़्यादा नशिस्तें आ सकती थी। ये मामला वोट की इज्जत देने या ना देने का नहीं है, ये मामला ये है कि अभी हम इलेक्शन प्रोसेस में हैं। अभी आज हम 20 घंटे गुजर चुके हैं, अभी रिजल्ट नहीं मिले लोगों को। हमारे सारे नुमाइंदे कह रहे हैं, मुजीब साहब कह रहे हैं, फरजाना कह रही हैं कि सूबाई असम्बली जो बहुत छोटी होती है, जहाँ आजकल तो पंजाब में 4 या 5 यूनियन काउंसिलों पे एक सूबाई असम्बली की सीट है, तो उसके नताइज क्यों नहीं आ रहे? नताइज अगर नहीं आ रहे, अभी मेरी बात हुई एक कैंडिडेट से जिसके बारे में सारे टीवी चैनल में चल रहा था कि वो जीत रहे हैं ज़्यादा सीटों से, ज़्यादा वोटों से, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी तक मेरे पास रिजल्ट नहीं है ऑफिशियल। तो ऑफिशियल रिजल्ट जब तक नहीं आएगा, लोगों की ये शिकायतें आती रहेंगी, लोग ये बात करते रहेंगे और सियासी जमातें जो हैं उनके पास यही नैरेटिव होते हैं जो लेके आगे चलती हैं। एक बिल्कुल ठीक कहा किसी ने कि इतनी पॉपुलर जमात है PTI, पॉपुलर जमात ने पॉपुलर वोट लेकर आगे आई है, सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं, 119 सीटों पे वो आगे हैं। लेकिन इस कोताही ने, इस एक डिस्क्रिपेंसी ने
एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है, ये जो फार्म का ना देना, ये जो आपने माहौल वाली बात को उठाना चाहूंगी, रिफत भाई आपके पास आना चाहूंगी। देखें, एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा कोई सरप्राइजिंग नहीं है। ग्राउंड पे अभी इमरान ने भी कहा, आपने भी कहा कि उम्मीद की जा रही थी कि ऐसा ही रिजल्ट आएगा, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ECP की और ये बाकी जो कोताहियां हैं, मिसमैनेजमेंट है, ताखीर है, सिर्फ इसने जो अपोजिशन या जो हारने वाली जमातें हैं उनके बयानियों को तक़वियत दे दी है? देखिए, कोताही तो कहीं ना कहीं हुई है ना, उसका अगर पहले ही मरहले में इलेक्शन कमीशन एड्रेस कर लेता उन शिकायत को तो मुमकिन, और रिजल्ट भी वक्त पर अनाउंस हो जाते तो मुमकिन है कि बात यहाँ तक नहीं पहुँचती और कहीं ना कहीं उसको कबूल कर लिया जाता कि ये ठीक है, ये मामला है। लेकिन उसकी वजाहत भी नहीं की गई और आपने खुद कहा अपनी गुफ्तगू में कि जब 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उनका अंदाज जो था वो उसको अपनी कोई कोताही या कोई गलती नहीं तस्लीम कर रहे थे। मैं एक और बात कहूँगा, शहबाज शरीफ साहब के नतीजे जो आपने कहा सवाल समझ में नहीं आ रहा, मेरे ख्याल में वो सवाल तारिक साहब के भी समझ में जरूर आ गया है, आपने जो सवाल किया है वो मेरी भी समझ में आ गया है। लेकिन मैं एक और बात करूंगा कि बात आई है कि मौलाना फजलुर रहमान, सिराजुल हक, बड़े बड़े ब्रिज नजर नहीं आ रहे हैं। इसमें शहबाज शरीफ का ये नतीजा जो है एक ताज़ा हवा का झोंका नजर आता है कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी गुफ्तगू में एक बात की थी, मैं बहुत सॉफ्ट आदमी हूँ, मैं बात भी कर सकता हूँ और मैं कंप्रोमाइजिंग हूँ, ये सब चीजें वो मैसेज दे रहे हैं मुसलसल के साथ। वहीद आलम का भी, डॉक्टर यास्मीन तो मेरे वो तो ये जरूरी नहीं है कि ये सारे नताइज उस तरह, लेकिन ये कि बड़े बड़े लोग साफ हो गए हैं और तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को तो फॉर्म 45 मिल गया, उसने व्हाट्सएप भी कर दिया इसी कराची में। रिवत भाई, मैं इमरान की तरफ आना चाहूंगी। जी इमरान, मैं ये कह रहा था, अभी जो बात चल रही है ना, हम कह रहे हैं कि 20 घंटे गुजर गए और 20 घंटे गुजरने के बावजूद भी जो रिजल्ट्स अब तक पूरे नहीं आए। इस वक्त हम देख रहे हैं कि PB बलूचिस्तान से 28%, KPK से 35%, पंजाब से 41% और सिंध से 28%, नेशनल असेंबली के इस वक्त हम देख रहे हैं कि 42%। तो ये तो एक वरीसम सूरत हाल है। स्टेटिस्टिक्स ये इस वक्त बता रहे हैं कि 20 घंटे बाद भी आप इन नताइज के ऊपर नेशनल असेंबली को तो आप ये देख रहे हैं, शक का फायदा तो बड़ा हल्का देर हो गई होगी, तो सवाल तो उठेंगे फिर नहीं। लेकिन सवाल एक ये भी है यहाँ पे कि यकीनन सिचुएशन बहुत बदल चुकी है, लेकिन इलेक्शन से एक हफ्ता पहले यही शहबाज शरीफ साहब थे जो सब कहते थे कि जी कन्फ्रंटेशन नहीं होनी चाहिए, हम साथ में बैठना चाहते हैं कि इमरानी मुआहदे की तरफ जाना चाहते हैं। तो क्या इमरानी मुआहदा इज स्टिल ऑन द टेबल या अब सिचुएशन उससे बहुत आगे निकल गई है? अगर ये सवाल मैं अनवार साहब से करूं। जी सिद्रे, पहली तो बात है कि हम सिर्फ ताखीर पे अगर फंसे रहे तो बात आगे नहीं चलेगी। 25 जुलाई से पहले जो फिजा के अंदर एक चीज़ नज़र आ रही थी उस पर हम तबसरे कर रहे थे। नून लीग कह रही थी हमें दीवार से लगाया जा रहा है, यानी कोई ना कोई उनको दीवार से लगा रहा है। लेकिन नताइज के मुताबिक अगर हम बात करें तो कोई मेरिट पे एक निकल तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में चीज़ वाज़ेह होगी। मसलन अगर फ़र्ज़ करो कि नून लीग कह रही थी कि PTI को बिल्कुल ही मौका दिया जा रहा है, तो पंजाब के अंदर उनको फंसा दिया गया है। मसलन 297 नशिस्तें टोटल हैं पंजाब असम्बली की और उसमें से तकरीबन 149-150 चाहिए बिल्कुल सादा अक्सरियत के लिए। तो अभी तो जो है वो PMLN जो है वो 131 और PTI 124 के साथ कितने बंदे मिला लेगी, क्योंकि टोटल आज़ाद 28 जीते हैं अभी तक। तो इसका मतलब है कोई एक नशिस्त ऊपर नीचे से वो गवर्नमेंट बना पाएगी और फिर फंस जाएगी। तो ये भी एक चीज़ सामने रखी जाइए कि उस तरह दीवार से नहीं लगाया गया। यास्मीन राशिद लाहौर में सबसे पॉपुलर बताई जा रही थी कि PTI की अगर कोई मेरिट पे जीतेगी तो यास्मीन राशिद जीतेगी। वो आपसे थोड़ी देर पहले सरकारी नताइज के मुताबिक जो है वो हार गई है। तो इस तरह ये सारी चीज़ें अब हमें हक़ाइक़ की तरफ आना चाहिए कि फार्मेशन क्या बनेगी। पंजाब के अंदर बड़ी मुश्किल नज़र आ रही है, PTI गवर्नमेंट बना सकती है लेकिन उसके पास ऑप्शन इतने थोड़े हैं। कौमी असम्बली में बहुत ऑप्शन है कि वो फलाह पीपल्स पार्टी को मिला सकती है, आज़ाद को मिला सकती है, क्योंकि इसके अंदर तो टोटल 3 जमातें सामने आई हैं और वो अगर नून लीग या आधे आज़ाद मिला लेती है तो नून लीग बना लेगी और PTI अगर आधे आज़ाद मिला लेती है तो पंजाब असम्बली में PTI बना लेगी। तो इतना सख्त मुकाबला जो है रिजल्ट सामने आया है जो कि इमरान खान के लिए तशवीश का बायस बनेगा। आखिरी बात मैं करना चाहूँगा कि नताइज के मुताबिक
पीटीआई जो है उसने कम से कम कौमी असम्बली और तीनों सूबों में अपना हिस्सा दिखाया। कराची जैसे रिजल्ट पे सारे हैरान है कि पीटीआई वहाँ शहर में से इतना हिस्सा ले गई है। केपी के अपने सूबे में कहा जा रहा था कि गवर्नमेंट ने उतना काम नहीं किया होगा तो अगली दफा वो गवर्नमेंट को हिस्सा कम मिलता है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे उससे ज्यादा मार्जिन से जीती है। पंजाब में बहुत बड़ी निशस्तें ले गई, तो इसका मतलब है पीटीआई ने एक कौमी जमात के तौर पे तो अपने आप को शो कर दिया है। और ये बात मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। अब मुझे बताया जा रहा है कि पेशावर से हमारी ब्यूरो चीफ फरजाना साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। ये जो स्पेस मेरे ख्याल में छोड़ी हुई थी पॉलिटिकल पार्टीज ने, उसको ग्रैब करने में कामयाब होती नजर आ रही है पीटीआई। सूबाई नशिस्तें भी उसने उठाई हैं। फरजाना, केपी के हवाले से बताइएगा। मैंने सबसे यही सवाल किया, इस वक्त वहां पे ग्राउंड सेंटिमेंट है, क्योंकि बहुत सारी इस वक्त कयासराइयां हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि जी इन नताइज को मुस्तरद कर रही हैं कुछ पॉलिटिकल जमातें, तो जो वोटर्स हैं, जो लोग हैं, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं ऑन ग्राउंड? देखिए सिद्रा, जो रिज़ल्ट सामने आया है उसके मुताबिक तो हमें बताया जा रहा है, अगरचे अभी इन्होंने कहा कि 25% ही रिज़ल्ट है खैबर पख्तूनख्वा का, लेकिन उसमें भी दावा ये किया जा रहा है कि 66 सीटें जो हैं 2/3 अक्सरियत पीटीआई ने हासिल कर ली है। तो पीटीआई का वोटर, पीटीआई का कारकुन, पीटीआई के लोग, उनके उम्मीदवार जो अब जीत चुके हैं वो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन जाहिर है जो दूसरी तरफ एकदम से इतना अपसेट देखने में आया है, मिसाल के तौर पर अगर आपको मैं बताऊं, अगरचे ये हतमी नहीं है लेकिन फिर भी 10 सीटें बताई जा रही हैं इसकी एमएमए की, फिर 7 एएनपी की कहा जा रहा है, 3 पीपीपी की, 3 नून लीग की और 3 अदर्स। बहरहाल ये अगर हतमी नहीं भी है तो एक जो नक्शा सामने आ रहा है उसको लेकर बहुत सारी जमातें जो हैं वो बहुत ही हैरान बल्कि परेशान है कि ये क्या मौजज़ा हो गया कि वो 2013 में जो एक लहर चली थी उसमें भी तहरीक इंसाफ ने 35 सीटें ली थी और अब एकदम से 2/3 अक्सरियत का ले लेना कि उसको किसी की जरूरत भी नहीं पड़ी, तो वो अपनी जगह सवालिया निशान है। फरजाना, ये क्लेम तो इमरान खान साहब कर ही रहे थे ना, यानी वो बीबीसी का जब उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें भी उन्होंने सबसे बड़ी दलील यही दी थी कि जी केपी की मकबूल तरीन जमात है, तो फिर सरप्राइज क्यों है हम लोग सब? देखिए सरप्राइज इसलिए हैं कि पॉलिटिकल पार्टी तो दावा करती है कि हम जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा हमारी फॉलोइंग है, ये सब कुछ, और दिख भी रहा था। मैं ये नहीं कह रही कि खान साहब कोई झूठ बोल रहे थे या एग्जिजरेट कर रहे थे। ग्राउंड पे जो उनका यूथ का जो वर्कर है, और आपको पता है शायद 40% हमारी यूथ है। फरजाना, सॉरी आपको कट करना पड़ रहा है, मुझे यहाँ पे कतई कलामी की माफी चाहती हूँ। एक ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास आई है, उसके लिए एक दफा फिर मैं टॉस करना चाहूंगी टू आवर न्यूज, आज न्यूज सबा जी बताइए क्या ब्रेकिंग न्यूज। बिल्कुल, नतीजे के हवाले से आपको बताएं कि NA 67 से तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी 93,380 वोट लेकर कामयाब हुए हैं और नून लीग के राजा मतलूब मेहंदी ने 82,721 वोट हासिल किए हैं। तो NA 67 है ये, जहां से तहरीके इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी जो है वो वाज़े बर्तरी के साथ जो है वो कामयाब हुए हैं और कांटेदार यहां पर मुकाबला देखने में आ रहा है। तो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हम आपको इस नतीजे के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। ये आपको बताएं कि NA 67 से तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी 93,380 वोट्स लेकर कामयाब हुए हैं और नून लीग के राजा मतलूब मेहंदी ने 82,731 वोट हासिल किए हैं। अगर फवाद चौधरी के हवाले से बात की जाए तो जम के कैंपेनिंग की है, जम के इन्होंने तहरीक इंसाफ का मौकफ भी पेश किया है। और राजा मतलूब के हवाले से अगर बात की जाए तो डेफिनेटली ये नून लीग से हैं, कोशिशें तो इन्होंने भी बहुत की थी इस हल्के में, लेकिन बहरहाल 82,731 वोट्स इन्होंने हासिल किए हैं। NA 67 है ये और तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी 93,380 वोट्स लेकर इसमें कामयाब हुए हैं। अगर तहरीक इंसाफ के हवाले से खाली फवाद चौधरी की बात की जाए तो ये हल्का जो है, इस हल्के में इन्होंने काफी कोशिशें भी की हैं और साथ साथ इस हल्के के हवाले से इन्होंने इस हल्के के लोगों में कैंपेनिंग भी जम के की है। जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से अगर देखा जाए तो ओवरऑल ही पार्टी कैंपेनिंग बहुत जानदार की गई है। NA 67 है जहां से तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी 93,380 वोट लेकर कामयाब हुए हैं और नून लीग के राजा मतलूब मेहंदी ने 82,731 वोट्स हासिल किए हैं। तो लगभग कांटे का मुकाबला रहा है यहां पर, लेकिन फिर भी तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी जो हैं वो आगे निकल गए हैं। फवाद चौधरी साहब को अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक बड़ी लीड हासिल है, जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तारिक साहब आपके पास आऊंगी, हम सबके दोस्त फवाद चौधरी साहब जीत रहे हैं और लोग कहते हैं कि अगर हार जाते तो शायद अपसेट होता। हतमी आ गया और जीत गए, अब ये इलेक्टेबल हो गए। हाँ, देखिए बात यह है कि जो जेलम जिला है वो बड़ा स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था 88 के बाद से मुसलसल मुस्लिम लीग नून का,
तो ये पहली दफ़ा बहुत बड़ी शिकस्त हुई मुस्लिम लीग नून को। जो पंजाब के खासतौर पे आपको पता है जीटी रोड का एक फिनोमेना था, तो जेलम तो जीटी रोड के ऊपर है, अगर गुजरांवाला में, अगर जेलम में और इन अजला में मुस्लिम लीग नून को या शिकस्त हुई है या उसका वोट का मार्जिन कम हुआ है या जीत का मार्जिन कम हुआ, तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए लम्हा फिक्रिया है। चूँकि जो अपना फ़ारूक साहब हैं और इनके कज़न फवाद साहब हैं, इनकी फैमिली में ये सीट 2 दफ़ा आई थी। एक दफ़ा 1990 में इनके चाचा थे चौधरी अल्ताफ़ साहब, जो कि गवर्नर रहे बाद में, फिर 2002 में इनके चाचा चौधरी शहबाज साहब जीते थे। ये सब जब से हमारे यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं तो उसकी वजह से ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि इनके जो मुखालिफ फैमिलीज़ हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग थे, मुस्लिम लीग नून का वोट और उनके अपनी फैमिलीज का वोट, तो ये बहरहाल एक बड़ा दचका है मुस्लिम लीग नून के लिए। समझते हैं कि पीटीआई की जो क़यादत है, अब कल हमने एक और चीज़ जो डेवलपमेंट थी हम उसको डिस्कस नहीं कर पाए थे, असद उमर साहब का बाहर आना और जो उनका प्रेशर था, हैव दे ऑलरेडी अस्यूम्ड दैट पोजीशन? क्योंकि नज़र जो आ रहे हैं रिजल्ट्स उनको, उन्होंने फौरी तौर पे आके एक हंगामी तौर पे इंडियन मीडिया जो कुछ दिखा रहा था उसको भी काउंटर एक्ट करने की कोशिश की। रफ़त साहब, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो तो ये बात को समझ चुके थे। आपने इंडियन मीडिया की बात की, वो आपकी बात से मैं इत्तेफाक करूंगा कि बहुत ज़्यादा ये एक लिहाज से मियां नवाज शरीफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुंचा रहे हैं और मुमकिन है कि उनके एजेंडे का हिस्सा हो। आने वाले दिनों में अगर इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाते हैं या बनेंगे, बिल्कुल यकीनन जिस तरह से उन्हें कामयाबी मिली है, तो यकीनन उन्हें बैन अक़वामी सतह पर इंटरेक्शन करना होगा और उसमें उनके आलमी रहनुमाओं से जो ताल्लुकात होंगे। और आने वाले दिनों में अब अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का इजलास सितंबर में होने वाला है, यकीन इमरान खान को इंटरेक्शन करने के लिए वहाँ ज़रूर जाएंगे और वहाँ उनकी भारतीय जो वज़ीर आज़म है उनसे भी मुलाकात हो सकती है और खासे मोदी साहब के भी खासा वो। अगर हम इसको भारत के ही तनाजुर में देखें, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि 2019 में भारत में भी इलेक्शंस होने वाले हैं, तो वो हमेशा एक एंटी पाकिस्तान वोट को वहाँ के पॉलिटिशियंस अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की आने वाली हुकूमत को इतना बड़ा हवा बनाकर कोई पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहता है? बिल्कुल ये कोशिश हो सकती है और इतना बड़ा हवा मेरे ख्याल में इमरान खान है नहीं कि जितना उन्हें वो बना रहे हैं, कि जिस अंदाज से खासे इनलाइटेंड मॉडरेट आदमी है वो, जो उनका एक तस्वुर सामने वो इस तरह से ला रहे हैं, कोई कह सकते हैं किसी मजहबी रहनुमा के तौर पर उनको ला रहे हैं, वो इस तरह के नहीं है। वो यकीनन दुनिया के साथ इंटरेक्शन करेंगे और फिर उनके साथ जो टीम है, जैसे आपने असद उमर साहब का जिक्र किया, इस तरह के लोग हैं। फिर उनके सबसे बड़े मुशीर आला जहांगीर तरीन साहब हैं, वो मौजूद हैं, तो कदम कदम पे उनकी रहनुमाई कर रहे हैं। आपने देखा होगा जिस तरह तस्वीर। फिर शीरी मजारी साहब हैं, उनका भी एक एक्सपोजर है, तो उनके पास टीम अच्छी है, वो उन्हें लेकर ये जरूर चलेंगे कि और उन्हें बताएंगे भी और फिर उन्हें इस एक स्टेट के साथ एक रिएक्ट करना होगा। वो इमरान खान नहीं होगा जलसों में आकर जो भी बात कहें। अच्छा, ये बात आपका बड़ा अच्छा इस तरह नुकता है और बड़ा मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको कि हमें इस वक्त इस बात को समझना चाहिए कि इंडियन मीडिया ये क्यों कर रहा है। मई 2019 में उन्होंने इलेक्शन लड़ना है मोदी जी ने। मोदी जी के सामने इस वक्त अपने अपोजिशन कोई नहीं है, वहाँ पर बहुत कमज़ोर अपोजिशन है, यूनाइटेड नहीं है, बिखरी हुई है। अब उसको अपने अवाम को बेचने के लिए चूरन चाहिए। अब उसने ये हवा देना है कि पाकिस्तान में एक एक्सट्रीमिस्ट हुकूमत आ गई है, तालिबान खान का नाम लेंगे, ये कहेंगे जी कि उनका बड़ा प्रो जो है आर्मी, हाँ, वो उसको करेंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है, मैं इनसे एग्री करता हूँ कि इमरान खान साहब का कोई बहुत हार्ड लाइनर नहीं इंडिया के बारे में। इंडिया जाते हुए अक्सर जाते हैं, वहां जाके वो टाइम्स ऑफ इंडिया के सेमिनार में भी शिरकत कर चुके हैं, उसके सारे क्लिप्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनके इंटरव्यूज मौजूद हैं। वो कोई हार्डलैंडर नहीं है, इंडिया के बारे में तो बिल्कुल नहीं है। बल्कि आपसे मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि जैसे ही ये कन्विक्शन की खबर आई थी नवाज शरीफ साहब की और उनकी फिर गिरफ्तारी अमल में आई, वो अडियाला जेल चले गए, हमने ये भी देखा कि कांग्रेस की तरफ से बहुत भरपूर सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा हो रहा था कि मोदी सरकार या मोदी साहब नवाज शरीफ साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे, तो वो भी जवाब दें, क्योंकि उन पर भी करप्शन एलिगेशंस लगती हैं। अब क्या हो सकता है कि आने वाली हुकूमत को या इमरान खान को डिमोनाइज करके वो थोड़ा इसको भी काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं? इसका बुनियादी मकसद उनके अपने अवाम को, अपने जो वोटर है उनका, जो भारतीय जनता है, उसको वो एड्रेस कर रहे हैं, उसको हवा दिखा रहे हैं, उसको डरावा दे रहे हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत आ गई है, लिहाजा हमें भी यहाँ एक ऐसी हुकूमत की कंटिन्यूएशन चाहिए जो उसको काउंटर कर सके। पिछले दिनों राहुल गांधी की तकरीर पर जो उनका रवैया था, उससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि वो
क्या किस तरीके से अपोजिशन को लेके अपनी चल रहे हैं। अच्छा, ये बात मैं मुजीब साहब के पास यहाँ पे जो हम चीजें मिस आउट कर रहे हैं मेरे ख्याल से इंडो पाक रिलेशन में और फ्यूचर जो हमारी रिलेशनशिप होगी इंडिया के साथ, इंडिया दोनों गवर्नमेंट्स में, उसमें हम सीपैक को शायद इस वक्त मिस कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि इकोनॉमिक लेकिन एक बात मैं मुजीब साहब से भी यहाँ पे लेना चाहूंगी। मुजीब साहब क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया ने हमेशा बलूचिस्तान को एक बहुत ही वियर्ड अंदाज में, एक बहुत ही मुश्किल अंदाज में पेश किया है, और खास तौर पे हमने कल जो तस्वीर अपनी स्क्रीन पे देखी उससे वाकई हमारा हौसला भी बुलंद हुआ, हमारे दिल भी गर्मा गए। जिस तरह बलूचिस्तान की अवाम ने निकल के पाकिस्तान अफवाज को, पाकिस्तान के सिक्योरिटी एहलकारों को गले से लगाया, उन पर फूल निछावर किए, ये वाकई देखने वाले इमेजेस थे। बल्कि मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगी कि कल की वो तस्वीर दिखाएं, क्योंकि हम अक्सर उलझ जाते हैं तनकीद के ऊपर, हम वो पॉजिटिव्स नहीं दिखा पाते। तो वहां पे ऑन ग्राउंड इस हवाले से क्या रियलिटी है, और खास तौर पे जब ये इंडिया इतना स्ट्रांगली प्रोपेगेंडा कर रहा है? जी सिद्रा, बिल्कुल एक एक शख्स बलूचिस्तान का जानता है कि बलूचिस्तान में जो गड़बड़ हो रही है, कश्त खून हो रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं भारत ही है, और वो इसका इजहार भी खुलकर किया जाता है। कल जो कुछ हुआ शहर में और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में, वो वाकई काबिल सताइश है। जगह जगह फूल निछावर किए गए, पाक फौज के जवानों पे बहुत मोहब्बत का, खलूस का इजहार किया गया। धूप में खड़े जवानों को जूस पेश किए गए, पानी पिलाया गया। क्या कोई ऐसा लम्हा नहीं था जहां ये महसूस हो कि हम या बलूचिस्तान के लोग फोर्सेस के बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखते। जो तस्वीर भारत पेश करता रहा है कुछ लोगों के ईमा पर कि बहुत बुरे हालात हैं, नस्ल कुशी हो रही है, पता नहीं कितना बड़ा तूफान यहाँ पे उठ खड़ा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बलूचिस्तान में कौम परस्त जमातें बाकायदा इलेक्शन में शरीक हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अख्तर मेंगल की मेन है, इस वक्त वो लीडिंग पोजीशन में है और लोग उसको सपोर्ट भी दे रहे हैं। वो कौमी दायरे में रहते हुए अपने हकूक की बात करते हैं। इसी तरह नेशनल पार्टी है, तो जो लोग यहाँ रह रहे हैं आईनी हकूक की बात करते हैं, लोग उसका खैर मकदम करते हैं। लेकिन जो लोग बाहर बैठ के इंडिया की गोद में बैठ के ये कहते हैं कि लोग आजादी चाहते हैं, तो ऐसा कतई नहीं है। कोई यहाँ पे आजादी के हक में नहीं है। मुट्ठी भर लोग हैं जो हालात खराब करके आजादी की बात करते हैं। मुजीब साहब, और इस हवाले से ट्रेंड, कल मैं आपकी ही गुफ्तगू सुन रही थी, आपने कहा कि शाम तक हो सकता है वोटर टर्नआउट तकरीबन 30-35% तक चला जाए, और इतने सख्त सिक्योरिटी खदशात थे। मस्तूम का वाकया हमारे सामने है, एक कल बड़ा ही दिल दहलाने वाला वाकया क्वेटा में भी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल एक दफ़ा फिर हमारे दिलों को इससे गम और तकलीफ ज़रूर हुई है। तो ये भी आप समझते हैं कि सिक्योरिटी हमारी जो फोर्सेज हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में अचीवमेंट थी कि इस पे काबू पाया गया, और टर्नआउट कितना रहा है ये भी बताइएगा। सिदरा, सुबह से हम देख रहे थे और हमें लग रहा था कि टर्नआउट लो हो जाएगा, 20% से भी ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन इस धमाके के बाद यकदम ऐसा महसूस हुआ कि कौम एकदम मुतहद सी हो गई और लोगों ने निकलना शुरू कर दिया। वो टर्नआउट बढ़ने लगा एकदम, और हमने महसूस किया कि लोग ये मुस्तरद कर रहे हैं। वो ये समझ गए हैं कि ये धमाकों का मकसद, दहशतगर्दी का मकसद उन्हें उनके हक के इस्तेमाल से रोकना है, जिसके बाद ये लोग निकले और टर्नआउट एकदम बढ़ने लगा। और जब कोयटा का हम टर्नआउट मजमूई देख रहे हैं तो हम कहाँ 18-20% की बात कर रहे थे और कहाँ ये 35% तक चला गया, जो बहुत नुमाया है। इन हालात में जहां दहशतगर्दी हो रही थी, लोग समझ रहे थे खौफ होगा, वो खौफ को, फिजा को यकसर मुस्तरद कर दिया और लोग निकल आए। इसी तरह जब इंटीरियर की हमारे पास टर्नआउट आ रहा है तो ऐसा महसूस होता है जो मजमूई टर्नआउट है 40-41% तक चला जाएगा। बिल्कुल सही, और यही वो चीज़ है, ये वो हेडलाइंस हैं जो हमें उजागर करनी चाहिए, उसको फोरफ्रंट